दोस्तों, मित्रों और नौजवान विद्यार्थियों, आज हमारी बातचीत का विषय है तुर्की। आजकल तुर्की बहुत ही चर्चा में है दुनिया के पटल पर, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव तुर्की में संपन्न हुआ और तुर्की के राष्ट्रपति पद का चुनाव इस बार फिर से अर्दोआन ने जीत लिया। रेचप तैयब अर्दोआन, जो 20 साल से निरंतर तुर्की की सत्ता पर काबिज हैं, हुकूमत कर रहे हैं, उन्होंने तुर्की के गांधी कहलाने वाले कल्चदारलू कमाल कल्चदारलू को 52% वोट हासिल करके दूसरे राउंड में पराजित कर दिया। अर्दोआन को 52% मत प्राप्त हुए और उनके विरोधी कमाल कल्चदारलू को 48% वोट मिले। इस चुनाव को राष्ट्रपति अर्दोआन की फतह को वहाँ पर इस्लाम की फतह करार दिया जा रहा है। कमाल कल्चदारलू, जिन्हें तुर्की का गांधी भी कहा गया है, कहा जाता रहा है, क्योंकि उनका मूछ रखने का स्टाइल, उनकी चश्मा पहनने का स्टाइल इस 74 वर्षीय नेता का एकदम गांधी की तरह है और गांधी वाला अंदाज है उनका जीने का। बहुत ही शांत स्वर में, शांत स्वभाव के हैं कमाल गांधी, उनको कहा जा रहा है, आजकल कहा जाता रहा है। और 20 साल से निरंतर तुर्की पर शासन कर रहे अर्दोआन को उन्होंने कड़ी चुनौती दी इस चुनाव में। वो विनम्रता के लिए जाने जाते हैं, पुराने नौकरशाह हैं, और जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं जो ताकतवर भी हैं और बड़े करिश्माई व्यक्तित्व के हैं, अर्दोआन उनके एकदम उलट उनका व्यक्तित्व है। राजनीतिक जीवन में वो कई चुनाव हार भी चुके हैं, कई जीत भी चुके हैं। 2010 से वो तुर्की की जो रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी है, ये वही रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी है जिसकी क़यादत, जिसका नेतृत्व कभी कमाल अतातुर्क कर रहे थे, जिन्होंने इस पार्टी के में रहकर तुर्की को नया तुर्की बनाया, एक आधुनिक तुर्की बनाया, एक ऐसा तुर्की बनाया जो 90% इस्लाम के अनुयायियों के होने के बावजूद भी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है आज भी, जहाँ की सेना एकदम धर्मनिरपेक्ष है और कमाल के पदचिन्हों पर आज भी चलती है। और अगर उस खतरा होता है वहाँ की धर्मनिरपेक्षता को, तो सेना उसका तख्ता उलट देती है। यही रहा है वहाँ का इतिहास, आधुनिक इतिहास। तो तुर्की के 6 विपक्षी दलों ने अर्दोआन का मुकाबला करने के लिए चुना कमाल को, कमाल कल्चदारलू को। तो ये ऐसा नाम है, कल्चदारलू ऐसा नाम है जो सबसे पहले चुनकर आए थे 2002 में। अर्दोआन ने भी एक पार्टी बनाई थी और वो प्रधानमंत्री बने थे। तुर्की के 3 बार प्रधानमंत्री रहने के बाद उन्होंने फिर राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा, संविधान में परिवर्तन किया, अपने विरोधियों को कुचला, एक निरंकुश सत्ता की स्थापना तुर्की में कर रहे हैं वो निरंतर। तो इतने लंबे कार्यकाल में एक तरफ अर्दोआन जैसा मंजावा राजनीतिज्ञ है, स्थापित राजनीतिज्ञ, और एक तरफ तुर्की का गांधी। तो हालांकि उनको शिकस्त मिली, लेकिन वो अद्भुत व्यक्ति हैं। एक लंबे वक्त तक वो जंग करते रहे, संघर्ष करते रहे, मार्च करते रहे अर्दोआन के खिलाफ, अर्दोआन की निरंकुश नीतियों के विरुद्ध। अर्दोआन का जो एक इस्लामीकरण करने का जो एक मुहिम है तुर्की का, उसके विरुद्ध वो खड़े हैं। और 1960 के बाद कई बार तुर्की में सत्ता पलट का अवसर आया, कई बार, लेकिन सेना ने हर बार दखल दी उसमें। ऐसा सत्ता पलट जिसमें कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को खतरा हो रहा था, सेकुलर जो वहाँ का एक मिजाज है तुर्की का, लेकिन सेना ने उसको बार बार रोकने की कोशिश की। बहुत मुखर रही सेना इस प्रश्न पर, और आज भी सेना के अंदर कमाल अतातुर्क का बड़ा प्रभाव विद्यमान है। वो कमाल अतातुर्क जिसने कि पूरा का पूरा तुर्की बदल कर रख दिया था, जिसने तुर्की को राजभाषा बनाया और उसको रोमन लिपि में लिखना शुरू किया पहली बार। पहले अरबी में लिखी जाती थी।
तो इस तरह से वो बड़ा अद्भुत देश है और उसके ही बारे में आज हम बात कर रहे हैं अपने विद्यार्थियों से, अपने साथियों से, कि किस तरह का वो देश है जहाँ एक बहुत अल्पसंख्यक समुदाय भी हैं लेकिन 90% मुसलमान हैं। वहाँ कुर्द भी मुसलमान हैं, हालांकि वो उनको अल्पसंख्यक समझा जाता है क्योंकि वो पहाड़ी जातियाँ हैं, दक्षिण तुर्की में और पूर्वी तुर्की में वो निवास करती हैं। उस पर हम एक पहले से एक अलग वीडियो भी बना चुके हैं। तो ये जो दौर है ये अद्भुत दौर है तुर्की का, जबकि पूरी की पूरी रणनीति तुर्की की जो प्रो वेस्ट रही है, तुर्की बस बहुत वक्त से, लंबे वक्त से प्रो वेस्टर्न रहा। इकोनॉमिक यूनियन, यूरोपियन यूनियन का भी सदस्य रहा, नाटो का भी वो मेंबर है, लेकिन इसके बाद भी वो रूस का दोस्त है। नाटो का मेंबर होने के बाद भी अर्दोआन ने उसको रूस से दोस्ती की तरफ हाथ बढ़ाया और अद्भुत उसकी विदेश नीति है। और यही कारण है कि इस बार कमाल उनको परास्त करने में नाकाम रहे, क्योंकि वो एक इस तरह का राज्य चला रहे हैं जिसमें बहुत सारी जातियां हैं, कुर्द भी हैं, और उनके साथ लोगों को लगता है कि वो ज़्यादा तालमेल कर सकते हैं। और कमाल को ऐसा प्रचारित किया गया कि जैसे वो कट्टरवादी हैं, क्योंकि मीडिया इनके हाथ में है, निरंकुश सत्ता के हाथ में है, तो उनकी छवि को बिगाड़ा गया। कमाल गांधी की छवि को निरंतर बिगाड़ा गया और उसका नुकसान उनको चुनाव में हुआ। तो इस तरह से जो है अर्दोआन की ने एक पार्टी बनाई थी, जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी। एक बार अर्दोआन जेल भी जा चुके हैं। शुरुआती दौर में जब उनकी राजनीति का इस्तांबुल के मेयर थे तो उन्होंने एक तकरीर की थी जिसमें उन्होंने ज़्यादा हटकर तकरीर थी। उसमें उन्होंने ज़्यादा इस्लाम परस्त और ज़्यादा कम्युनल तकरीर कह सकते हैं। तो उनको जेल भी भेजा गया, लेकिन वो छूट कर आए और 3-4 वर्ष में ही वो हीरो बन गए और 2002 से वो निरंतर सत्ता में है। 20 वर्ष हो चुके हैं उनको सत्ता में और वो फिर से सत्ता में है। और पहली बार में उन्होंने वोट परसेंटेज अपनी पार्टी का बढ़ा दिया था जब वो प्रधानमंत्री बने। 3 बार से अधिक कोई प्रधानमंत्री नहीं रह सकता तुर्की के संविधान के हिसाब से। उन्होंने तुर्की के संविधान को भी उलट दिया और वो राष्ट्रपति पद पर 2 बार इससे पहले चुने जा चुके हैं। वो तीसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए फिर निर्वाचित हुए हैं। तो उनके अंदर एक ज़बरदस्त कुव्वत है, उनके अंदर गुणों का वो खजाना है। भले ही वो आज अपने को इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बनाना चाहते हैं। सऊदी अरब से उनका मुकाबला है, क्योंकि अभी तक सऊदी अरब को इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर समझा जाता रहा। ओपेक के भी वो लीडर हैं, 55 देश हैं मुस्लिम देश, उसमें ऑयल प्रोड्यूसिंग जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर तेल उत्पादन होता है। तुर्की में तो तेल भी नहीं पैदा होता, तुर्की का सारा तेल जो है बाहर से आता है। ऊर्जा के मामले में तुर्की बड़ा पिछड़ा हुआ देश है, लेकिन अर्दोआन ने काफ़ी उसको शुरुआती दौर में विकसित बनाया। काफ़ी तरक्की की तुर्की ने, उसकी जीडीपी बढ़ी। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से तुर्की बड़ा डाउन टुवर्ड्स उसका ट्रेंड है। आर्थिक क्षेत्र में वो नीचे की तरफ जा रहा है। अभी एक बड़ा भारी भूकंप आया, ऐसा लगा कि लोग बड़े असंतुष्ट हैं। बड़ा भारी नुकसान हुआ, 30,000 करीब लोग मारे गए, कई शहर नष्ट हो गए और उसमें देरी की उन्होंने, शीघ्र कार्रवाई नहीं की। भारत ने भी बड़ी मदद की। तुर्की हालांकि पाकिस्तान के साथ खड़ा रहता कश्मीर के मसले पर, बहुत सारे मसलों पर, लेकिन भारतीय विदेश नीति का ये जादू रहा, कमाल रहा कि तुर्की के अंदर भारत ने बड़ी तेज़ी से मदद पहुंचाई भूकंप के वक्त। और वहाँ के सभी राजनीतिक दलों में, चाहे वो पक्ष के थे या विपक्ष के थे या सत्तासीन थे, उन्होंने भारत की बेहद तारीफ की। तो भारत के लिए तुर्की बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि तुर्की को पाकिस्तान से तोड़ने के लिए भारत लालायित रहता है। हालांकि तुर्की को ग्रे लिस्ट में डलवाने में भी भारत का बड़ा किरदार रहा, इसीलिए कि तुर्की पाकिस्तान का और टेररिज्म का और जिहाद का बड़ा समर्थन करता रहा है। लेकिन वो बहुत ही बैलेंस्ड होकर वहाँ के अर्दोआन चलते हैं। अभी जहाँ उनका वेस्ट के साथ नाता मैंने बताया, वो नाटो के साथ खड़े हैं, नाटो के सदस्य भी हैं। इसके बावजूद भी और रूस से उन्होंने बहुत बड़े हथियार खरीदे हैं, S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा है और बहुत सारे हथियार। तो रूस के साथ भी वो दोस्ती रखते हैं, वेस्ट के साथ भी दोस्ती रखते हैं, लेकिन उनको प्रो वेस्ट नहीं माना जाता। कमाल के साथ ये भी एक परेशानी आई उनके चुनाव जीतने में कि वो ये पैगाम देने में कामयाब रहे कि अगर ये सत्ता में आए तो फिर तुर्की प्रो वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि तुर्की की जो लोगों की फितरत है पिछले 20 सालों में काफ़ी कुछ इस्लामिक हुई है।
उस तरह उतनी फितरत उनकी सेकुलर नहीं है रही जितनी पुराने दौर में रही थी। हालांकि सेना की फितरत तो अभी भी डेमोक्रेटिक है और हाईली समझिए कि सेकुलर है। वहाँ की सेना भी एकदम निरंकुश नहीं है। वहाँ की सेना आइडियोलॉजिकल है। कमाल अतातुर्क ने जैसा उसको कल्चर दिया है, जैसी आइडियोलॉजी दी है, उस पर चलते हैं। इसीलिए वो हर बार जब सेकुलरिज्म को ख़तरा पैदा होता है तो वो दखलंदाजी करते हैं। अभी 2016 में भी इनकी सत्ता को पलटने के लिए अर्दोआन की कोशिश हुई थी, हालांकि असफल रही कोशिश वो। और ये एक बड़ा जटिल देश है, इसको समझना भी आसान नहीं है, क्योंकि आज भी ये तुर्की जो है अपने को ऑटोमन एम्पायर का उत्तराधिकारी करार देता है। वो ऑटोनोम एम्पायर जिसने बहुत बहुत बड़े इलाके पर राज किया, जिसकी सल्तनत के अंदर पूरा अरब था, बहुत बड़ा हिस्सा यूरोप का था, बहुत बड़ा हिस्सा। वो गौरवशाली काल 1288 में शुरू हुआ और लंबे वक्त तक तो वो दौर रहा। वैसे तो उस दौर का अंत हो गया था वर्ल्ड वार सेकेंड पर, जब ये तुर्की ने जर्मनी का साथ दिया था और जर्मनी लड़ाई हार गया था, पूरी तरह से लड़ाई हार गया था। तो ऑटोनोम एम्पायर पूरी तरह तहस नहस हो गया, बिखर गया। और लंबा इतिहास है, उसमें हम जाना नहीं चाहते, क्योंकि हम बहुत संक्षेप में अपने विद्यार्थियों के लिए ये तुर्की का इतिहास, तुर्की की वर्तमान राजनीति पर हम बात कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत ही सांकेतिक रूप से बहुत ही आउटलाइन आप समझ सकते हैं इस बात की कि तुर्की के ऊपर जो उसका कैरेक्टर है, तुर्की की स्टेट का जो हिस्ट्री का कैरेक्टर है वहाँ की, वो किस तरह से एक इस्लामिक राज्य से किस तरह से वो एक जो है एक सेकुलर स्टेट बना। 1924 में जब कमाल अतातुर्क सत्ता नशीन हुए तो उन्होंने तुर्की का पूरा चरित्र बदल दिया। कमाल का व्यक्तित्व है कमाल अतातुर्क का। जैसे मैंने बताया, उन्होंने अरबी भाषा में लिखी जाती थी तुर्की, उन्होंने उसको रोमन में लिखवाना शुरू किया। एक रात के अंदर ही तुर्की को राजभाषा बना दिया। तो इस तरह का उनका क्रांतिकारी व्यक्तित्व रहा। हालांकि वो डिक्टेटर रहे, 1951 में डेमोक्रेसी वहाँ पर आई और उसके बाद भी कई बार उसको खतरा पैदा हुआ, लेकिन वो किसी तरह सस्टेन की है। अब इस समय भी अर्दोआन उसको निरंकुशता की तरफ ले जा रहे हैं, लेकिन कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि तुर्की हाईली डेमोक्रेटिक कंट्री है। पिछले समझिए कि लंबे वक्त से 73 वर्ष से पिछले, तो लोकतंत्र की मार हालांकि कई अड़चनों से भरा हुआ है और कई बार हमले भी इन पर हुए हैं। कमाल पर तो कई बार हमले भी हुए हैं। खतरे में रहते हैं कमाल, चरमपंथी संगठन इनके खिलाफ रहते हैं, क्योंकि मॉडरेट है। ये कमाल अतातुर्क की आइडियोलॉजी के हैं, तो जो जिस तरह का व्यक्तित्व, जिस तरह का चरित्र स्टेट का बना है, तुर्की का भी बना है, उसमें इनको बहुत बार हमले हुए हैं, लेकिन एक अभी तक 74 साल के हैं, किसी तरह सर्वाइव कर रहे हैं और बहुत पॉपुलर भी हैं। 48% वोट का मिलना उस देश में, जो देश पिछले साल से जहाँ जद्दोजहद हो रही है इस्लामीकरण की, वहाँ पर एक बड़ी बात है, बड़ी उम्मीद है। इस्तांबुल के भी वो मेयर रहे हैं, मेयर ये अर्दोआन भी मेयर रहे हैं, तो दोनों का हिस्ट्री अलग अलग है। हालांकि ये तो ब्यूरोक्रेट इनका बैकग्राउंड है, कमाल कल्च दारुल का, और इनका जो बैकग्राउंड है, बहुत गरीब घर से आए थे ये अर्दोआन, रिचप तैयब अर्दोआन। बहुत ही प्रभावशाली लीडर, जैसे मैंने बताया, बहुत ही टैक्टफुल, जिन्होंने कुर्दों के साथ भी हाथ मिलाया है, जो कुर्द बागी रहे हैं वहाँ पर लंबे वक्त से। सीरियंस के साथ भी हाल है, सीरियन बहुत बड़ी संख्या में वहाँ युद्ध के बाद पहुँचे, उनको भी किसी तरह निभा रहे हैं, उनको भी निष्कासन नहीं कर रहे हैं उनका। और भी कई लोग हैं जो वहाँ पर उनको वो किसी तरह से निभाते हैं। हालांकि उन्होंने वहाँ की जो एक मस्जिद थी, जिसको बाद में म्यूज़ियम बना दिया गया था, वो मस्जिद जिसके सामने 1818 में सऊदी अरब के किंग अब्दुल्ला बिन सऊद का सिर कलम कर दिया था ऑटोमन एम्पायर के लोगों ने। जब कब्जा किया था ऑटोमन एम्पायर ने अरब पर, तो वहाँ का जो राजा था सऊदी अरब का, अब्दुल बिन सऊद नाम था, उसका सर कलम कर दिया गया था। वो उस्मानियन सल्तनत का दौर था। ऑटोमन एम्पायर को उस्मानियन सल्तनत कहा जाता था अरबी में। वो किंग अब्दुल्ला जो था, वो उसको जंजीरों से बांधकर इस्तांबुल लाया गया और उसका सिर काटा जा रहा था। और ये हगिया सोफिया मस्जिद बनी और हगिया सोफिया मस्जिद के सामने जो भीड़ थी जश्न मना रही थी। उनके सिर काटे जाने के बाद पटाखे फोड़े गए। तो हगिया सोफिया को बाद में म्यूज़ियम बना दिया गया कमाल अतातुर्क के दौर में, जो सेकुलर दौर था, ज़बरदस्त सेकुलर दौर था। अब फिर दोबारा हगिया सोफिया को
अब फिर मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया। वो ऑटोमन एम्पायर के प्रति जो इनका जो एक वो है आकर्षण जो है हमारे अर्दोआन साहब का, ये उसका नतीजा है। हालांकि दुनिया भर में इसकी बड़ी आलोचना भी हुई है। तो 1924 में ये जो ऑटोमन एम्पायर था सिमट कर आधुनिक तुर्की बना। 1924 में जब कमाल पावर में आए, कमाल अतातुर्क, तो ये इतिहास सऊदी आज भी नहीं भूल पाते। और सऊदी और तुर्की के बीच में जो आज वैमनस्य है, जो आज विरोध है, जो आज दुश्मनी है, उसका एक कारण ये भी है, ऐतिहासिक कारण भी है। आज भी वो इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बनने के लिए आपस में उनमें तकरार रहती है, प्रतिस्पर्धा रहती है, जंग भी रहती है, एक तरह की एक कोल्ड वार टाइप का माहौल है दोनों के बीच में। तो मध्य पूर्व मामलों के जानकार ये कहते हैं कि सऊदी जब अपने अरब के इतिहास में झांकता है, सऊदी अरब, तो ऑटोमन एम्पायर उसे अपने आप याद आ जाता है। क्योंकि सऊदी अरब की सत्ता को समाप्त किया था ऑटोमन एम्पायर ने। तो तुर्की की राजधानी आजकल अंकारा है, जैसे मैंने पहले ही बताया, तुर्की वहाँ की राजभाषा है। और वो अकेला मुस्लिम देश है धरती पर, अकेला, द ओनली मुस्लिम कंट्री इन द वर्ल्ड विच इज सेकुलर, यह उसकी बड़ी विशेषता है। और वो एक लोकतांत्रिक गणराज्य भी है। सेकुलर स्टेट के साथ एक डेमोक्रेटिक उसका एक कैरेक्टर है। और निरंतर वहाँ चुनाव होते हैं। अब तो राष्ट्रपति का पद ज़्यादा महत्वपूर्ण बना दिया गया अर्दोआन ने संविधान परिवर्तन करके। ये मूलतः एशिया और यूरोप में फैला हुआ, ज़्यादातर हिस्सा जो है इसका एशिया में है, और थोड़ा सा हिस्सा इसका करीब 3% और 3.5% समझ लीजिए वो यूरोप के अंदर है। तो मूलतः ये एशियन कंट्री है, लेकिन यूरोप की पूरी झलक है यहाँ पर, क्योंकि मॉडर्नाइज्ड है, बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज्ड है यूरोप की तरह। तो कुछ लोगों को लगता है ये यूरोपियन कंट्री है, लेकिन यूरोपियन कंट्री नहीं है, ये पार्शली, वेरी पार्शली यूरोपियन कंट्री है। तो एशिया, तो ये बहुत इसका एक जलखंड है इसके बीच में। तो यूरोपियन टर्की है, एक एशियन टर्की है। जैसे मैंने बताया 2 भाग हैं इसके। एक को कुल इसका जो क्षेत्रफल है, को हमारे विद्यार्थी जाने इस बात को, कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता है, करीब 2,96,185 वर्ग माइल्स, 3 लाख वर्ग मील मान लीजिए आप मोटा मोटी। और जो यूरोपियन टर्की है ये जो है उसका क्षेत्रफल बहुत कम है, 9 लाख करीब समझिए कि वर्ग स्क्वायर माइल्स है। तो ये जो है ये इसका पूरी तरह एक तरह का विभाजन भी आप समझ सकते हैं। एक तरफ पूर्व में रूस है, ईरान है, दक्षिण में इराक है, सीरिया है, भूमध्य सागर है, पश्चिम में ग्रीस है, बुल्गारिया है, उत्तर में काला सागर है। यह इसका ज्योग्राफी है। इसकी राजनीतिक सीमा यही है। तुर्क जाति का इतिहास ये है कि ये बहुत पुरानी सदी में जाएं तो करीब ईसा से भी 10,000 साल पहले यहाँ पर तुर्क पहुँचे थे, मध्य एशिया से पहुँचे थे तुर्क जाति। और उन्होंने इसका नाम तुर्की पड़ा उनकी वजह से ही। इसके पहले तो लंबा इसका इतिहास है, जो समझिए कि यहाँ पर कई एम्पायर्स का शासन रहा है। ग्रीक्स ने भी यहाँ शासन किया है। यहाँ पर ईरानियों ने भी, जिसे उस समय फारस कहा जाता था, फारसियों का भी यहाँ शासन रहा है। मंगोलों ने भी यहाँ पर आधिपत्य रखा है। हालांकि मंगोलों का आधिपत्य ज़्यादा लंबे वक्त तक नहीं रहा, 50-55 वर्ष करीब रहा उनका। तो ईसा से करीब 10,000 साल पहले समझिए यहाँ मानव के प्रमाण मिले हैं इंसानी बस्ती के। और हट्टी साम्राज्य था वहाँ पर, जिसकी स्थापना हुई थी ईसा से पूर्व। और ग्रीक्स ने जब लड़ाई लड़ी, उसका भी एक ज़बरदस्त वहाँ इतिहास है। यवनों ने भी, जिन्हें यवन कहते हैं हमारे यहाँ उनको, ग्रीक्स को, सिकंदर पहुँचा था, उसको फतेह करके यहाँ पहुँचा था, हिंदुस्तान पहुँचा था। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व, 6th सेंचुरी ईसा से पहले यहाँ पर फारसियों का भी राज रहा। और 200 साल पहले समझिए ईसा से 334 करीब सिकंदर ने भी यहाँ पर फारसियों को हराया था। और उसके बाद वो उसने ईरान को भी फतेह करके वो हिंदुस्तान पहुँचा था। तो ये एक छोटी सी रूपरेखा हमने ऐतिहासिक इसकी बताई, एक ज्योग्राफिकल भी थोड़ा सा इस पर प्रकाश डाला। और सेंट पॉल नाम का एक ईसाई था, धर्म प्रचारक,
जिसने कि यहाँ पर ईसाइयत का ज़बरदस्त प्रचार किया था। और रोमन एम्पायर जब पूरा का पूरा ईसाई बन गया 313 में, ईस्वी में, 313 ईस्वी में, तब ये समझिए कि उस वक्त ये एक क्रिश्चियंस एक स्टेट था ये। लेकिन इसके बाद मुसलमानों ने, जब बेजेंटाइन साम्राज्य अपने चरम पर था, तो उसके 100 वर्ष के भीतर ही मुसलमानों ने, अरब मुस्लिम्स ने इस पर आधिपत्य, अपना अधिकार जमाया। यहाँ पर अरब मुस्लिम्स का भी आधिपत्य रहा तुर्कों से पहले। तो ये लंबा इतिहास है इसका, बहुत हम इसके विस्तार में नहीं जा रहे हैं। इसकी एक रूपरेखा आपके सामने पेश कर रहे हैं। जैसे हमने बताया 1288 में यहाँ पर ऑटोमन एम्पायर का, पहले बताया आपको 1288 में यहाँ उदय हुआ। ऑन कॉन्स्टेंटिनिया, जो इसे कॉन्स्टेंटिनोपल भी कहते हैं, उसका पतन होगा 1453 में, पूरी तरह पतन हो गया। उस पर ईसाइयों का कब्जा था उस वक्त, ईसाइयों ने छीन लिया, उन्होंने, क्रिश्चियंस का कब्जा था, मुस्लिम ने छीन लिया, और यूरोप का पुनर्जागरण फिर हुआ। लंबी कहानी है। तो ये कहानी जो है ये तुर्कों की कहानी है। तुर्कों ने मध्य एशिया से जाकर वहाँ कब्जा किया और अपना एक साम्राज्य वहाँ बनाया, और फिर एक बहुत बड़ी सल्तनत भी बनाई जिसे उस्मानिया सल्तनत या ऑटोमन एम्पायर भी कहा जाता है। और यहाँ पर जलालुद्दीन रूमी नाम का एक सूफी भी पैदा हुआ, बहुत मशहूर है यहाँ पर वो, जलालुद्दीन रूमी। तो ये जो है पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये कब्जे में आ गया मुस्लिम्स के। तुर्क मुसलमान, सुन्नी मुसलमान है ज़्यादातर यहाँ पर। और उन्होंने फिर एक बड़ा साम्राज्य भी बनाया जिसमें सारी अरब सल्तनतें थी। यूरोप का भी बहुत बड़ा भाग पर आधिपत्य किया, जिसका पतन जो हो गया, समझिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंत तक ख़त्म हो गया ऑटोमन एम्पायर। एक नया तुर्की ने जन्म लिया, वो तुर्की जो आधुनिक तुर्की, आज का तुर्की है, जिसको फिर से पीछे की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे अर्दोआन साहब। लेकिन बड़े होशियार हैं, सबसे बना कर रखते हैं, सबसे निभाते हैं, तभी सत्ता नशीन है। एक तरफ इस्लाम का सेंटिमेंट इस्तेमाल करते हैं तो दूसरी तरफ रूस से दोस्ती करते हैं। एक तरफ नाटो के सदस्य हैं, यूरोपियन यूनियन में भी खड़े हैं साथ में उनके। लेकिन यूक्रेन जंग में रूस से हाथ मिलाते हैं, नाटो के साथ नहीं जाते। तो ये अद्भुत जो है, ये अद्भुत ये पूरे के पूरे व्यक्तित्व है इनका। और इसी का कारण ये है कि ये उस्मानिया सल्तनत को अपना आदर्श मानते हुए भी वहाँ का इस्लामी फितरत का अपने पक्ष में इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि उसके सेकुलर स्ट्रक्चर को तहस नहस नहीं कर पाए। सऊदी अरब के सामने खड़े हैं इसलिए इस्लाम की बात करते हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं इसलिए हिंदुस्तान का विरोध करते हैं। तो ये अद्भुत अजब इंसान है जो कि समझिए अब तो फिर चुने गए, 20 साल तो शासन कर चुके हैं, तो 5 साल तो अगले तय ही हैं इनके प्रेसिडेंट के फॉर्म में। किधर तुर्की को ले जाएंगे, कैसा तुर्की बनाएंगे, जैसा अब तक बनाया है वो तुर्की जो नीचे की तरफ जा रहा है अर्थव्यवस्था में, कभी ऊंचे ऊपर की तरफ गया था, वो तुर्की जो अब यूरोप के साथ नहीं है, वो तुर्की जो अब रूस के साथ है, वो तुर्की अब सऊदी अरब से भी दोस्ती करना चाहता है, अपने अंतर्द्वंद को मिटाना चाहता है। वो तुर्की अब सीरिया के लोगों को भी एकोमोडेट कर रहा है। सीरिया का जब मामला आता है तो तुर्की को बुलाया जाता है हल करने के लिए, आइए जनाब। तो अर्दोआन हर जगह से, अब यूक्रेन वॉर के अंदर भी उन्होंने दखल की कोशिश की उसको निपटाने की, वहाँ भी ये मध्यस्थ बने लेकिन सफल नहीं हुए। यूरोप चाहता है कि चीन मध्यस्थ बने यूक्रेन वॉर को ख़त्म करने के लिए, हिंदुस्तान से भी गुजारिश कर रहा है। तो ये जो है अद्भुत व्यक्तित्व के मालिक हैं। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की पार्टी जो है उसके विरोधी हैं। उसका मैंने बताया, उसका तो कमाल नेतृत्व कर रहे हैं। तो ये कमाल पाशा जो 1881 में जन्म लिया था उन्होंने सैलोनिका में, और बड़े जनरल बने। उनके पिता जो थे वो बहुत ही साधारण परिवार के थे। उन्होंने एक मिलिट्री स्कूल में दाखिला लिया था कॉन्स्टेंटिनोपल को, जिसको कस्तुतिनिया भी कहा गया है, कस्तुतिनिया। सैनिक विद्यालय में पढ़कर आए और उन्होंने एक पार्टी बनाई। शुरू से ही वो बड़े क्रांतिकारी उनका व्यक्तित्व था और
वो उनके क्रांतिकारी व्यक्तित्व को समझे बिना तुर्की को नहीं समझा जा सकता है। तुर्की जो भी है उनके व्यक्तित्व से बना है, और वो ही निर्माता है आधुनिक तुर्की के। तो सेना का 1919 में वो कमांडर बन गए, 1919 में आफ्टर वर्ल्ड वार फर्स्ट जब पराजित हो गया, और उन्होंने एक नेशनलिस्ट मूवमेंट क्रिएट किया। इसलिए कमाल को बहुत बड़ा, अभी कमाल गांधी को भी बड़ा नेशनलिस्ट के रूप में पेश किया कि किसी से ये निभाएगा, ना कुर्दों से निभाएगा, ना ये सीरियन से निभाएगा, ऐसा पैगाम दिया। और मैं सबसे निभाऊंगा, अर्दोआन ने कहा। ये उनके पराजय का भी एक कारण बना, क्योंकि अब वो चाहते नहीं गृहयुद्ध जैसी कोई स्थिति पैदा हो तुर्की के अंदर। तुर्की वैसे ही बर्बाद है, भूकंपों से बर्बाद है, बार बार भूकंप उसको तहस नहस करते हैं, अर्थव्यवस्था से बर्बाद हो। तो उनको एक ऐसा लीडर चाहिए था जो समन्वयवादी, और वो अर्दोआन ने साबित कर दिया कि वो समन्वयवादी हैं। वो सबसे निभा सकते हैं, रूस से भी, कुर्दों से भी, यूरोप से भी। तो ऐसा उन्होंने सिद्ध कर दिया। भले ही वो इस्लाम की बात बड़े ज़ोरदार ढंग से कहते हैं, इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर भी बनना चाहते हैं, उनकी बड़ी महत्वाकांक्षा है। तो 1924 में ये नया संविधान लागू किया था मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने, और इस्लाम को 1928 में राजधर्म नहीं रखा था, राजधर्म के उससे हटा दिया गया था 1928 में ही, और देश को 82 प्रांतों में विभक्त कर दिया था उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव दृष्टि से। 430 जेलें हैं वहाँ पर। तो इस तरह प्रशासनिक दृष्टि से पूरी तरह चेंज किया उन्होंने, रिवोल्यूशनरी चेंज किया। रिलीजन को भी छोड़ दिया, मॉडर्नाइजेशन को अपनाया। तो कृषि के स्थान पर पंचवर्षीय योजना लाए, प्लान्ड इकॉनमी, श्रम कानून बनाए कमाल अतातुर्क ने, वो आज भी जिंदा है वहाँ पर। और एक तरह का सिद्धांत था उनका समानता का, धर्मनिरपेक्षता का, इंकलाब का। और खलीफा के पद को तार तार कर दिया उन्होंने, ख़त्म कर दिया। खलीफा नहीं रहे, पहले खलीफा पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर माना जाता था। बहुविवाह प्रथा का भी अंत किया उन्होंने, जो एक तरह की बहुविवाह प्रथा थी उसको भी ख़त्म कर दिखाया। साप्ताहिक छुट्टी का दिन रविवार कर दिया गया, पहले जुम्मा होता था, शुक्रवार आप जिसे कहते हैं ना इस्लामिक वर्ल्ड में। तो एक तरह का यूरोपियन कल्चर वो लेकर आए वहाँ पर, और यूरोप से बड़े प्रभावित भी थे वो। तो वो अद्भुत देश है, उसको जानना चाहिए जितना हम जान सकें। उनकी विदेश नीति भी ज़बरदस्त थी। रूस की सहायता से उन्होंने फ्रेंच फौजों को अपोलो तक धकेल मारा था। 1920 में सारे युद्ध खत्म किए, सोवियत सहयोग से आर्मीनिया का अंत किया, आर्मीनिया के झगड़े का अंत किया। ग्रीक आक्रमणकारियों को तुर्की से खदेड़ दिया कमाल अतातुर्क ने, स्वतंत्र तुर्क राष्ट्र बना दिया उन्होंने। सोवियत संघ के साथ 10 वर्षीय मित्रता और सहयोग का समझौता भी कर लिया। उस समय रशिया जो था वो कम्युनिस्ट रशिया बन चुका था, सोवियत संघ बन चुका था। 1917 में कॉमरेड लेनिन के नेतृत्व में एक इंकलाब वहाँ हो चुका था, और राष्ट्रसंघ का वो सदस्य बना, जिसे लीग ऑफ नेशंस कहा जाता है, उसका 1932 में सदस्य बना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में न्यूट्रल भी रहा, उन्हीं की वजह से, उन्हीं की नीति थी न्यूट्रलिटी की। उस समय तक वो यूरोप के साथ नहीं था, एक्सेस पावर के साथ भी नहीं था, एलाइड पावर के साथ भी नहीं था। पहले वाले में एक्सेस पावर के साथ था जर्मनी के, तभी तहस हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो न्यूट्रल रहा। तो इस तरह से बड़ा लंबा इतिहास है। आखिरकार वो महायुद्ध के बाद जो क्षत विकसित खंडर बना जो टर्की था, उसको नई अर्थव्यवस्था प्रदान की, नया संविधान दिया, नई विदेश नीति दी। मुस्तफा कमाल पाशा ने पुनः जिंदा कर दिया टर्की को। आज कमाल गांधी उन्हीं के उत्तराधिकारी हैं, उन्हीं की तरह इनकलाबी हैं, उन्हीं की तरह प्रभावशाली भी हैं, लेकिन अर्दोआन ने उनको परास्त कर दिया है। तो आज का तुर्की को समझना है तो दोनों व्यक्तित्वों को समझना पड़ेगा। दोनों व्यक्तित्वों के माध्यम से तुर्की की दो धाराओं को समझा जा सकता है, जिसमें अभी ये अर्दोआन वाली धारा प्रबल होकर उभरी है पिछले 20 वर्षों में, और आज भी वो हावी है। और ये सुधारवादी नीतियां नहीं बल्कि विध्वंसकारी नीतियां लेकर चल रहे हैं। ये निरंकुशता की तरफ बढ़ रहे हैं। मीडिया को कुचल दिया, विद्रोहियों को उन्होंने कुचल दिया, अपने सारे विरोधियों को उन्होंने अंदर डाला है, जेलों में डाला है। लेकिन बाहर से तो बड़ा आवरण है डेमोक्रेसी का। आपने देखिए चुनाव हुए, वहाँ पर धांधली का भी आरोप लगा। कमाल गांधी ने, कमाल कल्चदारुल ने बहुत धांधली का आरोप भी लगाया, क्योंकि एक तरह का टोटलिटेरियन स्टेट बनता जा रहा है तुर्की फिर दोबारा।
अब आगे भविष्य क्या होता है हम नहीं जानते, फिलहाल तो यही स्थिति है तुर्की की। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम विद्यार्थियों को, साथियों को, जिन्होंने हमें इतनी ध्यान से सुना और पुराने वीडियोस को भी बेहद बेहद ध्यान से सुनते हैं, वो लाभान्वित हुए होंगे हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले विद्यार्थी। इसके साथ ही प्रभात राय का अभिवादन, जिंदाबाद रहिए, जय भारत, जय हिंद, शुक्रिया।